लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के वर्तमान कथाकारों में डॉक्टर जयप्रकाश करदम का विशेष स्थान है। आपका जन्म 5 जुलाई 1958 में ग्राम इंदरगढ़ी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। आप एक प्रतिभासंपन्न दलित साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक कृतियां बहुचर्चित हैं, जिनमें तलाश, कहानी संग्रह करुणा, छप्पर, उपन्यास गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर, काव्य संग्रह आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कहानी में शीतलहर के प्रकोप से त्रस्त आश्रयविहीन लोगों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें एक ओर फटेहाल, नंग अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चों के शीतलहर में ठिठुरने का सजीव चित्रण है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो जेंटरी की बातें कर चंद्र प्रकाश को अपने ही फ्लैट में बेघर लोगों को आश्रय देने से मना करते हैं। चंद्र प्रकाश चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाता है। इस कथा में बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। गरीबी और फटेहाली से रात दिन संघर्ष करते हुए लोगों के प्रति चंद्र प्रकाश की संवेदना और छात्रों में दयापूर्ण भावना को विकसित करने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है। फ्लैट का कब्जा मिलने के बाद से द्वारका जाना चंद्र प्रकाश की एक नियमित ड्यूटी सी हो गई थी। प्रत्येक माह कम से कम एक बार वह द्वारका अवश्य जाता था। कभी कभी जरूरी होने पर एक से अधिक बार भी चला जाता था। उसका फ्लैट एक सोसाइटी में है। फ्लैट खरीदने के लिए उसने बैंक से ऋण लिया था, जिसकी भारी किस्त उसको चुकानी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सरकारी अधिकारी होने के कारण वेतन का एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण की किस्त चुकाने में खर्च हो जाने के कारण उसका हाथ तंग रहने लगा था। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए वह प्रायः सोचता था कि फ्लैट को किराए पर उठा दे, किंतु कई कारणों से वह फ्लैट को किराए पर नहीं उठा पा रहा था। इसमें सबसे बड़ा कारण था द्वारका टाउनशिप में बहुत कम लोगों की रिहाइश। हालांकि बहुत से जरूरतमंद लोग अपने फ्लैटों में आकर रहने लगे थे। कुछ किराएदार भी आकर रह रहे थे, किंतु फ्लैटों की संख्या की तुलना में लोगों की रिहाइश बहुत कम थी। चंद्र प्रकाश का फ्लैट एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में था। सोसाइटी के अधिकांश सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकांश सरकारी आवासों में रह रहे थे। कुछ के अपने मकान थे। सोसाइटी के बहुत से सदस्य ऐसे भी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और सेटल्ड हो चुके अपने बच्चों के साथ रहते थे। जिन सदस्यों के पास अपना कोई मकान या सरकारी आवास नहीं था, केवल वे ही सोसाइटी में रहने के लिए अभी तक आए थे। यही वजह थी कि फ्लैटों का कब्जा लिए 1 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी बहुत कम लोग ही सोसाइटी में रहने के लिए आए थे। चंद्र प्रकाश के पास भी लक्ष्मीबाई नगर में 4 कमरों का सरकारी आवास था। लक्ष्मीबाई नगर उसके ऑफिस के बहुत पास और दिल्ली के केंद्र में था। अपना फ्लैट हो जाने के उपरांत भी इस सरकारी आवास को छोड़कर दिल्ली के एक छोर पर द्वारका में रहने के लिए जाने को वह इच्छुक नहीं था। चंद्र प्रकाश का पूरा मन था कि सेवानिवृत्त होने तक वह लक्ष्मीबाई नगर के इस मकान में ही रहेगा। इतने सुविधाजनक स्थान को छोड़कर द्वारका के सूनेपन में जाने का उसे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता था। कम से कम द्वारका से केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो रेल शुरू होने से पहले वह कतई द्वारका जाने के पक्ष में नहीं था। सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़े थे, लेकिन चाहे किसी फ्लैट में कोई रहता हो अथवा खाली पड़ा हो, सोसाइटी सभी फ्लैट मालिकों से प्रतिमाह 1000 रुपये रखरखाव का खर्चा लेती थी। चंद्र प्रकाश को भी हर महीने सोसाइटी को रखरखाव खर्च देने के लिए द्वारका जाना होता था। जब भी वह सोसाइटी जाता, लगे हाथों चौकीदार से इस बात का जायजा लेना नहीं भूलता था कि सोसाइटी में अब कितने लोग आ गए हैं तथा किराए का क्या रेट चल रहा है। इससे उसको ये जोड़ घटा करने में आसानी हो जाती थी कि यदि फ्लैट किराए पर उठ जाए तो उससे कितने रुपए मासिक की आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी आर्थिक तंगी से कितनी राहत मिल जाएगी।
राहत के बारे में सोचना ही अपने आप में काफी राहत देने वाला होता है। इसलिए जब भी वह सोसाइटी जाता था काफी राहत का अनुभव करता था। शायद यह एक प्रमुख कारण रहा हो कि कभी कभी रख रखाव खर्च देने के अलावा भी किसी छुट्टी के दिन वह द्वारका जाकर सोसाइटी हो आता था। जब जब भी वह सोसाइटी जाता फ्लैट का ताला खोलकर उसे अंदर से अच्छी तरह देखकर जरूर आता था। इससे उसे अपने अंदर एक सुख और शकुन का अनुभव होता था। कभी कभी चंद्र प्रकाश की पत्नी भी उसके साथ चली जाती थी। जनवरी का पहला रविवार था। चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ मारुति कार में बैठ द्वारका जा रहा था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, साथ में शरीर के भीतर से पार हो जाने वाली तेज हवा चल रही थी। कई दिन से सूरज नहीं निकला था। इससे दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था। रात में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा रहा था। कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंड पड़ी थी। समूचा उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में था। बिना समुचित गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। अनेक लोग इस शीतलहर का शिकार हो चुके थे। अकेले दिल्ली में ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी थी। शीतलहर के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जहां फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की थी, वहीं कुछ धनी लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राजनेताओं द्वारा बेघर गरीब लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल बांटे जा रहे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका तक रास्ते में कई जगहों पर रेड लाइटों, चौराहों, पुलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे शीतलहर से कांपते ठिठुरते दिखाई दिए। लोगों की ये दयनीय हालत देख चंद्र प्रकाश का मन द्रवित हो उठा। उसने बराबर की सीट पर बैठी अपनी पत्नी से कहा, पूनम, देख रही हो इन लोगों को? इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इन लोगों के पास न गर्म कपड़े हैं, न इस शीतलहर से बचने के लिए कोई शेल्टर। चंद्र प्रकाश की पत्नी ने बंद खिड़की के शीशे के पार उन लोगों की ओर देखा और सहानुभूति के स्वर में बोली, सरकार ने खोले तो थे कुछ वर्ष पहले रैन बसेरे। क्या हुआ उन रैन बसेरों का? वे रैन बसेरे ऐसे ही बेघर लोगों के लिए तो थे। सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं तुम जानती तो हो। रैन बसेरों में भी वे ही लोग रात गुजार सकते हैं जो वहां के संचालकों को सुविधा शुल्क देने में समर्थ होते हैं। इन लोगों के पास न खाने को है न पहनने को, कहां से देंगे ये लोग सुविधा शुल्क? इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे। कहने के साथ वह एक क्षण रुका और फिर धीरे से बुदबुदाया, क्या जिंदगी है इन लोगों की। अपनी ऐसी जिंदगी के लिए ये लोग खुद भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यदि ये लोग मेहनत से कमाएं तो इस तरह यहाँ फुटपाथ पर भूखे नंगे क्यों पड़े रहें? उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह अपनी पत्नी के तर्क से सहमत नहीं हुआ। उसने अपनी राय दी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ? एक तो वैसे ही आजकल कहीं काम नहीं है। बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। यदि कहीं पर काम मिलता भी है तो जान पहचान से ही। इनको कौन जानता पहचानता है? ये किसी भी बाजार में किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाएं, किसी भी फैक्ट्री कारखाने में चले जाएं, इन्हें कोई काम नहीं देगा। सब दुत्कार कर भगा देंगे। चंद्र प्रकाश की पत्नी ने इस बार भी अपने पूर्व कथन का ही समर्थन किया, ये लोग खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं। बिना कमाए इनका पेट भर जाता है तो फिर ये क्यों कमाएं? लेकिन चंद्र प्रकाश ने प्रतिकार किया। उसने कहा, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है। भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक होता है। 1 रुपया 8 आने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के सामने कितना गिड़गिड़ाता है और कितनी घृणा और दुत्कार सहता है। जिल्लत का ये काम विवशता में ही करना पड़ता है इन लोगों को।
यदि इनको काम मिल जाए तो ये भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे और तब ये लोग इतनी भयंकर शीतलहर में बिना छत और कपड़ों के इस तरह फुटपाथ पर नहीं पड़े रहेंगे। सोसाइटी का गेट आ गया था। गाड़ी के साथ साथ चंद्रप्रकाश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे संवाद में भी ब्रेक लग गया था। बेसमेंट में बने पार्किंग में अपने लिए निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर वे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गए। फ्लैट का दरवाजा एक बड़े कमरे में खुलता था जो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के रूप में इस्तेमाल के लिए था। बाईं ओर एक छोटा सा सर्वेंट रूम था और उसके साथ जुड़े लेटरिन बाथरूम। सर्वेंट रूम के ठीक साथ में स्टोर रूम था। ड्राइंग रूम पार करने के बाद आगे 3 बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों के साथ अलग अलग लेटरिन बाथरूम थे। साथ में एक अच्छी बड़ी रसोई थी। पूरी तरह धूप और हवादार प्रत्येक कमरे के साथ एक छोटी बालकोनी थी। खिड़की, दरवाजे, पुताई, पेंट, वुडवर्क सब काम हो चुका था। बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए थे। फ्लैट पूरी तरह से रहने के लिए तैयार था, लेकिन खाली पड़ा रहने के कारण खिड़की दरवाजों पर धूल की हल्की परत सी जम गई थी। चारों ओर से बंद रहने की वजह से फ्लैट में गंदी हवा फैली हुई थी जो घुटन पैदा कर रही थी। चंद्रप्रकाश ने गंदी हवा बाहर निकालने के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। गंदी हवा के साथ साथ एक कमरे में से 2 कबूतर भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकले। फ्लैट का पूरी तरह एक मुआयना करने के बाद चंद्रप्रकाश ने खिड़की दरवाजों पर कितनी धूल जमी है, ये जानने के लिए अपनी एक अंगुली एक खिड़की पर रगड़ी। ढेर सारी धूल उसकी अंगुली पर चिपक गई। अंगुली पर जमी धूल को अपनी पत्नी को दिखाते हुए वह बोला, देखो कितनी गंदगी है। न रहने से मकान कितना बेतरतीब और गंदा हो जाता है। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ, सो तो है। और फिर जैसे कुछ याद आया हो, क्षण भर विराम के बाद बोली, कहा तो है तुमसे कितनी ही बार कि इसे किराए पर उठा दो। 2 पैसे की आमदनी भी होगी और फ्लैट भी साफ शुद्ध रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर दे किसको? कई लोगों को बोल चुका हूँ। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा है कि कोई किराएदार टकराए तो बताना, पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं। अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं हुआ है न, इसलिए लोग अभी इधर आने में हिचक रहे हैं। चंद्रप्रकाश ने वस्तुस्थिति समझाई। उसकी पत्नी खामोश हो गई थी। बराबर वाले ब्लॉक में एक फ्लैट में काम चल रहा था। वह बालकोनी में आकर उधर देखने लगी। चंद्रप्रकाश भी बालकोनी में चला आया और वह भी उस ओर देखने लगा था। लेकिन सर्द हवा के प्रहारों ने अधिक समय तक उन्हें बालकोनी में खड़े नहीं रहने दिया और चलो पूनम, अंदर चलो, बहुत खतरनाक हवा है, कहते हुए वह अपनी पत्नी के साथ बालकोनी छोड़कर कमरे के अंदर आ गया और हवा से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर फ्लैट में बिताने के बाद वे लोग फ्लैट से बाहर आ गए। दरवाजा लॉक करते समय चंद्रप्रकाश ने देखा कबूतरों का वह जोड़ा जो फ्लैट के अंदर से उड़कर बाहर आ गया था। इस समय दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी एग्जॉस्ट खिड़की पर बैठा फ्लैट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी पत्नी का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। देखो, आदमियों के रहने के लिए घर नहीं है और यहाँ इतने बड़े फ्लैट में कबूतर राज कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से ऊं कहकर सहमति में अपना सिर हिलाया। बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्रप्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों की ओर चला गया। वह सोचने लगा, इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं और इन लोगों के पास इस भयंकर शीतलहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। यदि इनको भी सिर छिपाने के लिए कोई ठौर मिल जाए तो। उसका मन करुणा से भर उठा और उसके मन में यह विचार उभरा, ठंड से मरने वाले लोग ये ही तो होते होंगे जिनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि कुछ दिन के लिए लोग अपने फ्लैट इन लोगों को रहने के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा।
इससे कुछ लोग जरूर ठंड से मरने से बच सकेंगे। इस समय इन फ्लैटों में कबूतर रहते हैं, आदमी रह लेंगे तो क्या बुरा है। मस्तिष्क में इस विचार के आते ही वह अपनी पत्नी की ओर मुंह करके बोला, पूनम। हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, इसमें कबूतर हगते मूतते हैं और उधर सामने देखो। कहते हुए उसने हाथ के संकेत से उसका ध्यान सोसाइटी से कुछ दूर सड़क के किनारे रह रहे लोगों की ओर आकृष्ट किया। ये बेघर लोग ठंड से मरे जा रहे हैं। यदि कुछ दिन के लिए हम अपने फ्लैट में इन लोगों को रहने दें तो क्या बुरा है। उसने अपने मन की बात कही। उसकी पत्नी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और बेरुखे से स्वर में बोली, दे दो इन लोगों को रहने के लिए, लेकिन फिर भूल जाना इस फ्लैट को। क्या मतलब? वो अपनी पत्नी के शब्दों का आशय नहीं समझ पाया। उसकी पत्नी ने खोलकर समझाया, एक बार फ्लैट में आने के बाद तुम इनको बाहर नहीं निकाल पाओगे। किराए पर भी किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को या उसके माध्यम से ही क्यों देना चाहते हो? इसलिए न कि उससे फ्लैट खाली कराने में दिक्कत नहीं होगी। अनजान आदमी का क्या भरोसा है कि वो कैसा निकल जाए। जबरदस्ती तो किसी को निकालने से रहे, और यदि निकल भी जाए तो फ्लैट का ऐसा सत्यानाश कर देंगे कि इसे रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं हुआ। उसने अपना तर्क दिया, तुम जिनकी बात कर रही हो वे दूसरे लोग होते हैं। ये लोग इस तरह के नहीं हैं। इन बेचारों की क्या हैसियत है कि किसी का मकान खाली नहीं करें। बल्कि ये लोग तो इतना आसान मानेंगे तुम्हारा कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तुमको विश्वास है इन पर? उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में अपनी आंखें गड़ाते हुए पूछा। हाँ, मुझे विश्वास है। शब्द ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि चंद्र प्रकाश इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था कि वे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। उसकी पत्नी ने ज्यादा तर्क करना उचित नहीं समझा और यह कहकर अपनी बात को विराम दे दिया, तो फिर दे दो इनको रहने के लिए। लेकिन पहले सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछ लो, क्या वे लोग इसके लिए अलाउ करेंगे? ये लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे कि सारी सोसाइटी को गंदा करके रख देंगे। सोसाइटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इनको रहने के लिए। उसकी पत्नी की बात सही निकली। सोसाइटी के सेक्रेटरी से चंद्र प्रकाश ने इस बारे में पूछा तो उसने ये कहकर स्पष्ट मना कर दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोसाइटी के सदस्य एक खास जेंटरी के लोग हैं। इन सड़क के लोगों की क्या जेंटरी है? सोसाइटी का कोई सदस्य इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन हमें केवल आपकी नहीं, सोसाइटी के सारे सदस्यों की भावनाओं को देखना है। इसलिए इन लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी का ये जवाब चंद्र प्रकाश को बहुत अमानवीय लगा था। उसके मन में आया कि सेक्रेटरी से यह कहे, मैं अपने फ्लैट में खुद रहूं चाहे जिसको रहने को दूं, तुम्हें क्या। किंतु वह जानता था कि सोसाइटी वाले अपने ढंग से ही चलेंगे और उसकी बात को तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और चुप लगा गया। जिस समय घर लौटने के लिए चंद्र प्रकाश सोसाइटी के गेट से बाहर निकला दिन के 2 बज गए थे। लेकिन घनी धुंध छाई रहने के कारण सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे। इसने वातावरण को और सर्द बना दिया था। वह सोसाइटी से फरलांग भर आगे निकला होगा कि उसकी नज़र रेड लाइट के पास सड़क के किनारे बैठे 5-6 बच्चों पर गई। बिना गर्म कपड़े पहने लगभग 4 से 10 साल तक की उम्र के ये सारे बच्चे एक फटी पुरानी साड़ी ओढ़े बैठे थे। साड़ी को उन्होंने चारों ओर से ढांपा हुआ था, लेकिन उनकी टांगें साड़ी के अंदर नहीं समा पा रही थीं। वे बार बार अपनी नंगी टांगों को साड़ी के अंदर समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। संयोग से लाल बत्ती होने पर कार रुकी तो उसने देखा बच्चों की उदास आंखें आशा और उत्सुकता से उनकी ओर देख रही थीं।
हरी बत्ती होने में अभी समय था, वह भी बच्चों की ओर देखने लगा। इन बच्चों को देखते देखते उसे अपने 2 वर्षीय बेटे का ख्याल आया और वह सोचने लगा, ठंड से बचने के लिए कितने सारे कपड़े पहनाते हैं हम उसे, लेकिन फिर भी उसे कभी जुकाम, कभी खांसी, कुछ न कुछ लगा रहता है, जबकि इन बच्चों के पास तो इतनी भयंकर सर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे ये बच्चे। उसे लगा बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं। उसका मन हुआ कि इन बच्चों की कुछ मदद करे। उसने बच्चों को 100 रुपये देने चाहे और पर्स निकालने के लिए हाथ कोट की जेब में डाला, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया, 100 रुपये देने से भी इनका क्या भला होगा। 100 रुपये इनको सर्दी से नहीं बचा सकते। फिर इनकी मदद करूं तो कैसे? उसे अपनी विवशता पर क्षोभ हुआ। अपना क्षोभ उसने सोसाइटी के पदाधिकारियों पर उतारा। यदि सोसाइटी वाले अलाउ कर दे तो इसमें क्या हर्ज है? कम से कम शीतलहर के कुछ दिन तो ये लोग वहां बिता सकते हैं। बत्ती हरी हो गई थी। चंद्रप्रकाश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए बच्चों की ओर देखा। उम्मीद में चमकती उनकी आंखें अभी भी उसकी ओर टिकी थीं। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने खिड़की का शीशा नीचा कर बच्चों की ओर हाथ उठाकर धीरे से बॉय बॉय किया। बच्चों ने उत्साह और उमंग से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी की रेखाएं चमक उठी थीं। उसने गौर से बच्चों की ओर देखा और सोचा, केवल एक बॉय बॉय करने से कैसे इन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। एक बार फिर उसने हाथ के साथ सिर हिलाकर उनको बॉय बॉय किया और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी रेड लाइट पार करके आगे निकल आई थी, लेकिन चंद्रप्रकाश ने शीशे में से देखा, शीतलहर के कारण बच्चे अपने हाथ साड़ी में से बाहर नहीं निकाल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। शीतलहर से बचने के उपक्रम में वे एक दूसरे के भीतर को घुसे जा रहे थे। उसे भी अपने अंदर से शीतलहर गुजरती महसूस हुई। Author Introduction. Dr. Jayaprakash Kadam holds a special place among contemporary Hindi writers. He was born on July 5, 1958, in Indergadi village, Ghaziabad, Uttar Pradesh. He is a talented Dalit writer. His literary works are widely acclaimed, including Tilash, short story collection, Karuna, Chapa, novels, Gunga Nahin Tha Maan, Tinker Tinker Aag, Bastion Se Bahar, poetry collections, etc. This story presents a poignant portrayal of homeless people suffering from the harsh effects of a cold wave. On one hand, it vividly depicts ragged, half-naked men, women, and children shivering in the cold wave. While on the other hand, there are people with a mindset who, citing gentrification, prevent Chandra Prakash from giving shelter to homeless people in his own flat. Chandra Prakash, despite his desire to help, is forced to suppress his feelings. This story also sheds light on the burning issue of unemployment. This text has been selected to highlight Chandra Prakash's compassion towards people struggling day and night with poverty and destitution, and to cultivate feelings of empathy among students. Since getting possession of the flat, going to Dwarka had become a regular duty for Chandra Prakash. He would go to Dwarka at least once every month. Sometimes, if necessary, he would go more than once. His flat is in a society. He had taken a loan from the bank to buy the flat, and he had to pay hefty installments. As a salaried government officer, a large portion of his salary was spent on paying the bank loan installments, leaving him financially constrained. To overcome his financial difficulties, he often thought of renting out the flat, but for several reasons, he was unable to do so. The biggest reason was the very low population density in the Dwarka township. Although many needy people had started moving into their flats, some tenants were also living there. However, the number of residents was very low compared to the number of flats. Chandra Prakash's flat was in a group housing society. Most of the society members were central government officers and employees, most of whom were living in government quarters. Some owned their own houses.
Many members of the society were also retired and lived with their settled children. Only those members who did not have their own house or government accommodation had moved into the society so far. This was the reason why, even after more than a year since taking possession of the flats, very few people had moved into the society. Chandra Prakash also had a 4-room government quarter in Lakshmibai Nagar. Lakshmibai Nagar was very close to his office and in the heart of Delhi. Even after owning his own flat, he was not willing to leave this government accommodation and move to Dwarka, on the outskirts of Delhi. Chandra Prakash was determined to stay in this house in Lakshmibai Nagar until his retirement. He saw no reason to leave such a convenient location for the desolation of Dwarka. At least, he was completely against moving to Dwarka before the metro rail started operating from Dwarka to Central Secretariat. Most of the society's flats were lying vacant. But, whether a flat was occupied or vacant, the society charged all flat owners a monthly maintenance fee of 1000 rupees. Chandra Prakash also had to go to Dwarka every month to pay the maintenance fee to the society. Whenever he went to the society, he never forgot to inquire from the watchman about how many people had moved into the society and what the current rental rates were. This made it easier for him to calculate how much monthly income he would start earning if the flat was rented out, and how much relief he would get from his financial difficulties. Just thinking about relief was quite relieving in itself. Therefore, whenever he went to the society, he felt a great sense of relief. Perhaps this was a major reason why, sometimes, in addition to paying the maintenance charges, he would visit the society in Dwarka on a holiday. Whenever he went to the society, he would unlock the flat, go inside, and thoroughly inspect it. This gave him a feeling of happiness and peace of mind. Sometimes, Chandra Prakash's wife would also accompany him. It was the first Sunday of January. Chandra Prakash and his wife were going to Dwarka in their Maruti car. It was bitterly cold outside, with a biting wind that seemed to penetrate to the bone. The sun hadn't been out for several days. As a result, the daytime temperature wasn't rising above 15 degrees Celsius. At night, the mercury was dropping to 4 degrees Celsius. Delhi was experiencing such intense cold after many years. The entire North India was in the grip of a cold wave. Going out without proper warm clothes was like inviting death. Many people had fallen victim to this cold wave. Dozens of people had died in Delhi alone. To combat the effects of the cold wave, the government had arranged for bonfires to be lit in various places for those sleeping on the pavements or other homeless people, while some wealthy individuals, NGOs, and politicians were distributing woolen clothes and blankets to the homeless and poor. The government had also declared a holiday for all schools. On the way from Lakshmibai Nagar to Dwarka, at several places near traffic lights, intersections, and bridges, naked or scantily clad men, women, and children were seen shivering and trembling in the biting cold. Seeing their pitiable condition, Chandra Prakash's heart ached. He said to his wife, who was sitting next to him, "Poonam, do you see these people? It's so bitterly cold, and they have neither warm clothes nor any shelter to protect themselves from this cold wave." Chandra Prakash's wife looked at them through the closed car window and said sympathetically, "The government did open some night shelters a few years ago. What happened to those shelters? They were meant for homeless people like these." "You know how government systems work," Chandra Prakash replied. "Even in those night shelters, only those who can afford to pay a bribe to the operators can spend the night. These people have nothing to eat or wear. Where will they get the money to pay a bribe? These night shelters are not for people like them." He paused for a moment and then muttered softly, "What a life these people have. These people are also partly responsible for their own plight. If they worked hard, why would they be lying here on the sidewalk, hungry and naked?" His wife responded. But he didn't agree with his wife's argument. He gave his opinion, "You're right, but where will these people find work? There's hardly any work available these days anyway. Unemployment is increasing like a monster.
Even if there is work somewhere, it's only through connections. Who knows or recognizes these people? They can go to any market, any intersection, any factory, but no one will give them work. Everyone will just chase them away. Chandra Prakash's wife reiterated her previous statement, these people don't even want to earn a living. If their stomachs are full without working, then why would they work? But Chandra Prakash countered. He said, you're not thinking straight, Poonam. Every person wants to live with dignity. Begging is humiliating for anyone. For a rupee and 8 annas, a person has to grovel before others and endure so much hatred and scorn. They are forced to do this humiliating work out of desperation. If they could find work, they wouldn't beg at all, and then they wouldn't be lying on the sidewalk without shelter and proper clothing in this terrible cold. They had reached the society gate. The conversation between Chandra Prakash and his wife came to a halt along with the car. After parking the car in their designated spot in the basement parking, they went to their flat on the second floor. The flat door opened into a large room that was used as a drawing-cum-dining room. To the left was a small servant's room with an attached toilet and bathroom. Right next to the servant's room was a storeroom. Beyond the drawing room were 3 large rooms. Each room had a separate toilet and bathroom. There was also a good-sized kitchen. Every room was bright and airy and had a small balcony. The windows, doors, plastering, paint, and woodwork were all complete. Electricity and water connections were also installed. The flat was completely ready to live in, but because it had been lying vacant, a thin layer of dust had settled on the windows and doors. Due to being closed up, the flat was filled with stale air that was suffocating. Chandra Prakash opened all the windows and doors to let the stale air out. Along with the foul air, 2 pigeons also flew out of the room, flapping their wings. After thoroughly inspecting the flat, Chandra Prakash rubbed his finger on a window to see how much dust had accumulated on the windows and doors. A thick layer of dust stuck to his finger. Showing the dust on his finger to his wife, he said, look how dirty it is. How neglected and filthy a house becomes when no one lives in it. His wife nodded in agreement and said softly, yes, that's true. Then, as if something had just occurred to her, she paused for a moment and said, I've told you so many times to rent it out. We'd earn some money, and the flat would stay clean. You're right, but who should we rent it to? I've told several people. I've even told the society secretary and the watchman to let me know if they find a tenant, but no one is available. This area isn't very developed yet, so people are hesitant to move here, Chandra Prakash explained the situation. His wife fell silent. Work was going on in a flat in the adjacent block, and she went to the balcony to look at it. Chandra Prakash also came to the balcony and looked in that direction. But the biting cold wind didn't allow them to stand on the balcony for long, and saying, come on, Poonam, let's go inside. The wind is very strong. He left the balcony with his wife and went back into the room, closing the door to keep out the wind. After spending some time in the flat, they came out. While locking the door, Chandra Prakash noticed the pair of pigeons that had flown out of the flat. They were now perched on the small exhaust window above the door, trying to get back inside. He drew his wife's attention to them. Look, there aren't enough houses for people to live in, and here, pigeons are ruling this huge flat. His wife looked at the pigeons and nodded her head in agreement, softly saying, oh ha. The thought of homeless people reminded Chandra Prakash of those living under the open sky near their society. He began to think, so many flats are lying empty, and these people have no place to shelter themselves from this terrible cold wave. If only they could also find a place to live. His heart filled with compassion, and the thought arose in his mind, these must be the people who die from the cold, those who have no way to protect themselves from it. What would happen if people let these homeless people stay in their flats for a few days? At least some people would be saved from dying of the cold. Right now, pigeons live in these flats. What's wrong with letting people live in them? As this thought crossed his mind, he turned to his wife and said, Poonam,
Yes. His wife looked at him with a questioning gaze. Our flat is lying empty. Pigeons are defecating and urinating in it, and look over there, he said, gesturing towards the people living on the roadside a short distance from their society. These homeless people are dying from the cold. What's wrong with letting them stay in our flat for a few days? He expressed his thoughts. His wife looked at him in surprise and said in a curt tone, "Give them the flat to live in, but then forget about this flat." What do you mean? He couldn't understand the meaning of his wife's words. His wife explained, "Once they move into the flat, you won't be able to get them out. Why do you want to rent it to someone you know, or through someone you know? Isn't it so that you won't have any trouble getting them to vacate the flat? You can't trust a stranger. You don't know what kind of person they might turn out to be. You can't force anyone out, and even if they do leave, they'll ruin the flat so badly that it won't be fit to live in." Chandra Prakash didn't agree with his wife. He gave his argument, "The people you are talking about are different. These people aren't like that. What kind of people are they that they wouldn't vacate someone's house? In fact, they'll be so grateful to you that they'll be ready to do anything for you. Do you trust them?" His wife asked, looking him straight in the eyes. "Yes, I do," he replied. Not only his words, but his body language also indicated that Chandra Prakash was completely convinced that those people couldn't do such a thing. His wife didn't think it wise to argue further and ended the conversation by saying, "Then give them the flat to live in. But first, ask the society's office bearers if they will allow it. These people will create so much mess that they'll make the whole society dirty. The society will absolutely not allow them to live here." His wife's words proved true. When Chandra Prakash asked the society secretary about it, he flatly refused, saying, "You know very well that the society members are from a particular class of people. What kind of people are these street people? No member of the society will tolerate them. We appreciate your feelings. But we have to consider the feelings of all the society members, not just yours. Therefore, these people cannot be allowed to live inside the society." The secretary's reply struck Chandra Prakash as very inhumane. He felt like telling the secretary, "Whether I live in my flat myself or let someone else live there, what's it to you?" But he knew that the society members would do things their own way and wouldn't pay any attention to him. So he didn't think it wise to argue and remain silent. It was 2 o'clock in the afternoon when Chandra Prakash left the society gate to go home. But due to the dense fog, the sun hadn't been visible all day. This made the atmosphere even colder. He had gone about a furlong from the society when his eyes fell on 5 or 6 children sitting by the roadside near the traffic light. These children, ranging in age from about 4 to 10 years old, were all huddled together under a tattered old sari, without any warm clothes. They had wrapped the sari around themselves, but their legs couldn't fit completely inside. They were repeatedly trying to tuck their bare legs inside the sari, but without success. Coincidentally, the car stopped at the red light, and he saw the children's sad eyes looking at him with a mixture of hope and curiosity. There was still some time before the light turned green, so he also looked at the children. As he looked at them, he thought of his 2-year-old son and began to wonder, "We dress him in so many layers of clothes to protect him from the cold, but still he always seems to have a cold or a cough. Something or other, while these children. How will these children cope with this terrible cold?" He felt as if the children were asking him for help. He wanted to help them. He wanted to give the children 100 rupees and reached into his coat pocket to take out his wallet, but then he stopped, thinking, what good will 100 rupees do them? 100 rupees won't protect them from the cold. How can I help them then? He felt frustrated by his helplessness. He vented his frustration on the society's officials. What's the harm if the society allows it? At least these people could spend a few days there during the cold wave. The light turned green. Chandra Prakash started his car and, as he pressed the accelerator, he looked at the children.
Their eyes, shining with hope, were still fixed on him. As he drove away, he lowered the window and waved goodbye to the children. The children looked at each other with excitement and joy. Lines of happiness shone in their eyes. He looked closely at the children and thought, how can just a simple wave make these children's faces light up with happiness? Once again, he waved and nodded his head at them, saying goodbye, and pressed harder on the accelerator. The car had crossed the red light and moved ahead, but Chandra Prakash saw in the rearview mirror that the children weren't taking their hands out of their saris because of the cold wave, but their eyes were still following him. In an attempt to protect themselves from the cold wave, they were huddled together. He too felt the cold wave passing through him. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.